नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। तो ये तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी हमें और आपको बहुत जल्दी गरजते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए एक दिन पहले ही वो दिल्ली पहुंचे थे, प्रयागराज से सीधे पहुंचे थे और दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में ऐसे बहुत सारे विषय थे जिन पर चर्चाएं हुई हैं। इनमें दिल्ली का चुनाव भी है जो बेहद प्रतिष्ठित है। इनमें संभल में जो कुछ इस समय घट रहा है, जो कुछ अभी तक खोजा गया है, जिसको पुनर्स्थापित पुनर्प्रतिष्ठापित करने की कोशिशें हो रही हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 5 फरवरी को ही मतदान होना है और 8 फरवरी को उसका नतीजा आना है। जाहिर है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जब भेंट हुई है, तो मिल्कीपुर की भी चर्चा हुई है। मौका तो था महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रित करने का, लेकिन इस अवसर का दोनों ही नेताओं ने एक तरीके से लाभ उठाया और जो इस समय मुद्दे हैं, जो इस समय चुनौतियां हैं, उन सब पर भी चर्चा हुई है इस मुलाकात में। इसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से मीडिया में तरह-तरह की खबरें आ रही थी कि चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह के ही एक बार फिर कंधों पर है, तो अमित शाह क्या ये चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की यहाँ कोई भूमिका हो और योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के लिए आएं? क्योंकि हमने और आपने ये देखा है, अभी हाल के जो 9 विधानसभा क्षेत्रों के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, उनमें करहल सीट को छोड़ दें और शीशामऊ को छोड़ दें, तो बाकी की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और इसके बाद और कुंदर की भी जीती है, जहां 65% मुस्लिम मतदाता हैं। और उसके रिजल्ट आने के बाद ही हमने और आपने देखा था कि 24 नवंबर को ये संभल में पत्थरबाजी हुई थी, जब तथाकथित वो शाही मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम गई थी और लोगों ने उनके ऊपर पथराव कर दिया था। लोगों भी कहना ठीक नहीं है, जो दंगाई थे उन्होंने पथराव कर दिया था। उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनमें गंभीर धाराएं भी लगी हैं। उनमें समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क, वो भी अभियुक्त बनाए गए हैं, भागे-भागे फिर रहे हैं। हाई कोर्ट गए थे मुकदमे को रद्द कराने की मांग को लेकर के, लेकिन हाई कोर्ट ने भी मुकदमा रद्द नहीं किया है। बस इतनी एक उनकी अ, मान ली है कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन ये भी अनिश्चित काल तक गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा हाई कोर्ट ने नहीं कहा है। अगली सुनवाई पर संभवतः इसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले। अ, वहाँ पर जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, जो बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं, जो मंदिर या तो बंद कर दिए गए थे हिंदुओं के पलायन के बाद, उनके ताले खुले हैं, उनकी साफ-सफाई हुई है, वहाँ पूजा-पाठ शुरू हुआ है, बावड़ियाँ मिल रही हैं, दूसरे ऐसे बहुत सारे धर्म स्थल हैं हिंदुओं के, सनातन धर्मियों के, जिनको पुनर्स्थापित किया जा रहा है, पुनर्प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। और ये सारा काम योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी अभी हाल में आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचें और ये इस्लाम के खिलाफ है। और ये बात योगी आदित्यनाथ ने क्यों कही है? क्योंकि जिस शाही मस्जिद, संभल की जिस शाही मस्जिद में
सर्वे के लिए टीम गई थी कोर्ट के आदेश पर, उसी सर्वे की टीम के ऊपर वो पत्थरबाजी हुई थी। वैसे तो उसके सामने अब एक पुलिस चौकी का निर्माण अंतिम चरण में है, लेंटर पड़ चुका है, अब वो लेंटर खुलेगा 2 सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद। पर इस शाही मस्जिद को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ का कहना ये है कि आईने अकबरी में ये स्पष्ट लिखा है कि 1526 में यहाँ पर हरिहर मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई थी और इसके 2 साल बाद 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी राम मंदिर के स्थान पर, राम जन्मभूमि पर। तो जितने भी ये इस तरह के विवादित ढांचे हैं, इनको मस्जिद कहना इस्लाम के भी विरुद्ध है। तो ये जो संभल में इस समय कार्रवाइयां चल रही हैं, योगी आदित्यनाथ का भी कहना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, आपको ध्यान होगा कि प्रभु राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो संभल भी गए थे प्रमोदाचार्य के निमंत्रण पर और वहाँ कल्की धाम का जो एक मंदिर निर्माणाधीन है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। योगी आदित्यनाथ भी संभल तब गए थे प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए भी और उस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए भी। तो जितना कुछ इस समय संभल में चल रहा है, इसको ये मान करके चला जा रहा है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और 2029 का भी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर जितनी गतिविधियां इस समय चल रही हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं, ये उसके आलोक में है और एक प्रतीक के तौर पर संभल को आगे रख करके अब उत्तर प्रदेश की भी और देश की भी राजनीति आगे बढ़ने वाली है। संभल पर दोनों नेताओं के बीच में 101% चर्चा हुई है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की बहुत अहम भूमिका रही थी। बटेंगे तो कटेंगे जो उनका प्रेरक सूत्र था, संबोधन था, जो नारा था, उसने रंग दिखाया था। न केवल हरियाणा बल्कि हमने महाराष्ट्र में भी देखा था कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जाकर के चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। सर्वाधिक डिमांड अगर किसी की महाराष्ट्र में थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की थी और उनकी सभाओं में जब वो भाषण देते थे तो जो एक तरंग, जो एक उमंग, जो स्पार्किंग देखने को मिलती थी श्रोताओं में, उपस्थितों में, वो किसी अन्य की सभाओं में दिखाई नहीं देती थी। इसलिए दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से 70 सीटें हैं, छोटा स्टेट है, बल्कि आधा अधूरा स्टेट है, केंद्र के अधीन काम करता है, लेकिन चूंकि 3 बार से यहाँ केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, कुशासन के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है और भ्रष्टाचार के एक के बाद एक उन पर आरोप लगते ही आ रहे हैं। और अब तो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब घोटाला हो, इनके भी अब रिपोर्ट्स आ गई हैं और उन रिपोर्ट्स में ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि साहब घोटाले हुए हैं। कैग की रिपोर्ट अभी शराब घोटाले की भी आ गई है। न केवल इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2026 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व विभाग को हुआ है दिल्ली के, बल्कि जो शीश महल है उसकी भी कैग रिपोर्ट आई है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो शुरुआती इसका एस्टीमेट बना था वो 7 करोड़ कुछ लाख का बना था, जो इसका काम खत्म होते होते 2022 तक 34 करोड़ का पहुंच गया। और उसमें शीश महल में क्या क्या इन्होंने काम करवाए थे, किस किस तरह की वैभवपूर्ण सारी जो है वो एक तरीके से कहें कि
चीज़ें वहाँ लगवाई गई थी, उसका अब खुलासा हो चुका है। और ये सब मुद्दे इस समय दिल्ली के चुनाव में बन गए हैं मुख्य तौर पर। अभी जो इन्होंने बिहारियों और पूर्वांचल के लोगों के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के दफ्तर से निकलने के बाद कि साहब मेरे नई दिल्ली क्षेत्र में ही पिछले 15 दिन में 13,000 वोट बढ़ गए हैं और पूर्वांचलियों को और बिहारियों को ला-ला कर के जो है यहाँ उनकी वोटें बनवाई जा रही हैं। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी इन पर निशाना साधा है दिल्ली प्रवास के दौरान। उन्होंने कहा है कि साहब इन्होंने कोरोना के समय भी बिहार के और उत्तर प्रदेश के जो मज़दूर थे, जो लोग थे, उनको दिल्ली से बाहर खदेड़ने का काम किया था, उनका अपमान किया था। और आपको याद भी होगा कि महाराजपुर चेक पोस्ट पर आनंद विहार जो बस स्टैंड है, वहाँ पर इन्होंने डीटीसी की बसें लगा कर के उन सबको दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से यहाँ ला कर के छोड़ दिया था। कोरोना काल में ये काम किया गया था। उसी की चर्चा योगी आदित्यनाथ ने की है कि अरविंद केजरीवाल ने ये पाप किया था उस समय कोरोना काल में। योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली में चुनाव प्रचार की ज़िम्मेदारी संभाल लेते हैं, जिसकी संभावना है कि बहुत जल्दी वो दिल्ली पहुँचेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे चुनाव प्रचार की, तो एक बड़ा अंतर हमें दिल्ली के चुनाव में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इस समय महाकुंभ चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ब्रीफ किया है और उसका निमंत्रण पत्र भी उनको दिया है। यहाँ से जाने के बाद जब हम बात कर रहे हैं इससे ठीक 1 दिन पहले, चूँकि 1 साल पूरा हुआ है राम मंदिर के में प्रभु राम की प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा का, तो 1 साल पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ वहाँ भी पूजा के लिए पहुँचे हैं। विशेष पूजा राम मंदिर में की गई है। साधु संतों और वहाँ की जो व्यवस्थाएँ देख रहे हैं, उन सब की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा अर्चना की है। इसके अलावा वहाँ पर जो उपस्थित थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया है और केवल अयोध्या में जो परिवर्तन हुए हैं और जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनकी प्रतिमा की, उसके बाद से जो माहौल बदला है अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश में, उसका भी उल्लेख किया और जो महाकुंभ में तैयारियां हैं, उसके बारे में भी योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है और प्रयागराज में भी जैसी सुविधा अयोध्या धाम में है, ऐसी भव्य सुविधा प्रयागराज में भी सबको प्राप्त होने वाली है। हम लोग कल ही वहां से आए हैं, पूरी व्यवस्था देख करके, अंतिम स्वरूप दे करके। और आप देखिए कुंभ का मतलब, महाकुंभ का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि, ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती हैं। योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है, उनका जो क्रेज है और लोगों का उनके प्रति जो एक विश्वास है, जो आस्था है, वो हमने हरियाणा में भी देखी है, महाराष्ट्र में भी देखी है, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी जब वो गए थे तो वहाँ भी देखी है और उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही। इसलिए योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे तो पूरी हवा हमें बदली हुई दिखाई देगी। प्रयागराज का इनका जो दौरा था 2 दिन पहले का, 13 अखाड़े हैं अलग-अलग संप्रदायों के और 13 के 13 अखाड़ों में, साधु संतों के अखाड़ों में योगी आदित्यनाथ की निजी उपस्थिति
इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे ये भी पता चलता है कि वो आज भले ही मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के और एक गुणात्मक परिवर्तन पूरे राज्य में, राज्य की आबो-हवा में दिखाई दे रहा है और उनकी एक अहम भूमिका इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और जो भी अलग-अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, उनमें दिखाई देती है। वहाँ भी कितनी आत्मीयता के साथ वो साधु संत समाज के बीच घुल-मिल जाते हैं, उसका एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। ए भैया हटो सामने से। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में एक बार कहा था कि जिस तरीके से हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में होते हुए देखा है, ये रोज जो कलाकारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके चेले चपाटे, ये सारी धरी रह जाएंगी योगी आदित्यनाथ ने अगर वैसा ही माहौल दिल्ली के अपने चुनाव अभियान में पैदा कर दिया। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।